हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन आवर क्लास इन आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। और मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो जैसे कि बच्चों आप सभी लोग जानते हो कि हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो था कोलराश लॉ। कोलराश लॉ को हमने लास्ट वाली वीडियो में पूरा डिटेल में कवर अप किया था। अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कोलराश लॉ की एप्लीकेशन, और कोलराश लॉ के एप्लीकेशंस को हम यहाँ पर डिटेल में कवर अप करेंगे। चलिए, तो अब हम यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं हमारा कोलराश लॉ की एप्लीकेशन वाला टॉपिक। चलिए, तो मैं यहाँ पर इसको कर दे रही हूँ रफ, क्योंकि ये वाला टॉपिक जो कोलराश लॉ का था वो हम यहाँ पर पढ़ चुके थे। अब हम यहाँ पर एक और चीज़ इंक्लूड कर रहे हैं यहाँ पे, वो रहेंगी एप्लीकेशन। तो यहीं ऊपर मैं लिख दे रही हूँ एप्लीकेशन ऑफ कोलराश लॉ। कोलराश लॉ की एप्लीकेशंस जो हैं, कोलराश लॉ की एप्लीकेशंस मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। अब कोलराश लॉ की एप्लीकेशंस हम यहाँ पर करने वाले हैं। कोलराश लॉ की एप्लीकेशंस क्या होंगी बच्चों, वो हम यहाँ पर समझेंगे। चलिए, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कोलराश लॉ की एप्लीकेशन किस तरीके से हम यहाँ पर समझेंगे। देखिए, तो एप्लीकेशंस ऑफ कोलराश लॉ क्या होगा। पहली एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन यहाँ पर क्या हो जाएगी। तो पहली एप्लीकेशन की अगर हम बात करें, कोलराश लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन क्या होगी। ठीक है, तो पहली होगी मोलार कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एग्जाम के पर्पज से। पहली एप्लीकेशन है बच्चों मोलार कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलार कंडक्टेंस किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं वो हम समझेंगे। चलिए, तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ मोलार कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर किस तरीके से होगा। यहाँ पर ये हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पर बात करते हैं अगर मोलार कंडक्टिविटी की, तो मोलार कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है डेल एम इन्फिनिटी। ठीक है, अब हम यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं। अगर हम देखें कोलराश लॉ क्या कहता है, जो भी केटायन का कंडक्टिंग पावर होता है और जो भी एनायन का कंडक्टिंग पावर होता है, दोनों के कंडक्टिंग पावर को हम सम कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो हमें पता चल जाती है मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। केटायन का कंडक्टिंग पावर और एनायन का कंडक्टिंग पावर दोनों को हम क्या कर देते हैं, दोनों को हम सम अप कर देते हैं। जैसे ही हम दोनों को सम अप कर देंगे तो हमें पता चल जाएगी यहाँ पर मोलार कंडक्टिविटी, और मोलार कंडक्टिविटी किसके ऊपर, इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर हमको पता चल जाती है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि मोलार कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट हम कैसे निकालेंगे। देखिए, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड द वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जिनका कुछ पार्ट ही क्या होता है, आयोनाइज होता है। सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होंगे जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएंगे, कंप्लीटली आयंस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। बट जहाँ तक हम बात करेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट की, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होंगे जो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते, कंप्लीटली आयंस के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। सो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हमने बोला है कि मोलार कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होंगे, जो आयोनाइज होंगे ही नहीं। अब जो आयोनाइज ही नहीं हो रहे हैं, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो आयोनाइज ही नहीं हो रहे हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर आयोनाइज नहीं हो रहे हैं बच्चों, वो उनका कुछ ही पार्ट ऐसा है जो आयंस के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो हम डायरेक्टली वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलार कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कैसे निकाल सकते हैं, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पर हम कोलराश लॉ का यूज़ करते हैं, और क्योंकि यहाँ पे हमको वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलार कंडक्टिविटी, मोलार कंडक्टेंस निकालना है, ठीक है, तो मोलार कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट निकालने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं बच्चों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं। इससे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टिविटी होती है वो इजीली निकल जाती है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, इसलिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टिविटी होती है वो इजीली कैलकुलेट हो जाती है, उसको कैलकुलेट करने में हमें डिफ़िकल्टी नहीं होती। इसलिए यहाँ पर हम किसका यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का यूज़ कर रहे हैं। तो हम मोलार कंडक्टेंस निकाल रहे हैं, और किसका मोलार कंडक्टेंस निकाल रहे हैं, हम
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलार कंडक्टेंस कैलकुलेट करेंगे। देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। कंसिडर करिए कि मुझे मोलार कंडक्टेंस निकालना है CH3COOH का। इसको आप अच्छे से जानते हो, इसको हम कहते हैं एसिटिक एसिड। और मुझे क्या करना है, ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है और इस वीक इलेक्ट्रोलाइट का मुझे यहाँ पे मोलार कंडक्टेंस निकालना है। ये एक पर्टिकुलर वीक इलेक्ट्रोलाइट है और इस वीक इलेक्ट्रोलाइट का मैं क्या पता करने वाली हूँ, इस वीक इलेक्ट्रोलाइट का मैं मोलार कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर पता करने वाली हूँ। अब डायरेक्टली मैं नहीं निकाल सकती, डायरेक्टली मैं इसलिए नहीं निकाल सकती क्योंकि ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होगा, इसलिए हम इसको डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का यूज़ करेंगे। वो 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन से होंगे, देखो अलग से कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। ये जो आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है आपको इसी से देखना है, जो आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है इसी से आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट देखना है कि कौन से वो 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होंगे। अलग से याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जैसे कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो इसमें हमें कौन कौन से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का यूज़ करना है, बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है आपको। यही जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसी वीक इलेक्ट्रोलाइट से 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर बनाना रहेंगे, ठीक है। तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है और इसी वीक इलेक्ट्रोलाइट से हम क्या बनाएंगे, 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेंगे, देखो अगर मैं इसको आयोनाइज करूं तो 2 पार्ट होंगे, CH3COO अलग हो जाएगा और H पॉजिटिव अलग हो जाएगा, करेक्ट है। अब उसी से मैं 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बनाऊंगी। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन से हम क्या ले लेंगे, हाइड्रोजन से बन जाएगा HCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। हाइड्रोजन का के साथ में कौन सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, HCl होता है, वी नो दैट वेरी वेल। तो हमने यहाँ पर हाइड्रोजन से किसको ले लिया है, HCl को ले लिया है। दूसरा हम ले लेंगे यहाँ पर सोडियम एसिटेट, इसका फॉर्मूला हो जाएगा CH3COO Na। CH3COO था तो इसी से रिलेटेड दिमाग दौड़ाया कि CH3COO से रिलेटेड कौन सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, तो CH3COO से रिलेटेड कौन सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आ गया, CH3COO Na आ गया, ठीक है। तीसरा अगर हम बात करें, पहला HCl आ गया, दूसरा CH3COO Na आ गया। अब इसको और इन दोनों को कंपेयर करो कि एक्स्ट्रा क्या आ रहा है ना। तो जब इसको और इन दोनों को कंपेयर किया तो हमने देखा कि NaCl एक्स्ट्रा आ रहा है और हम जानते हैं कि जो NaCl है वो भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो हमारा पहला इलेक्ट्रोलाइट HCl हो गया, दूसरा हमारा CH3COO Na हो गया और तीसरा जो हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था ना, तीसरा हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन सा ले लिया है, तीसरा हमने ले लिया है NaCl। तो आप यहाँ पर ये 3 जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका आप यूज़ करोगे, तीनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का आप यहाँ पर यूज़ करोगे और इन तीनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से आप क्या करोगे, यहाँ पर ये तीनों जो आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है इसकी हेल्प से आप क्या करोगे, इसकी हेल्प से आप मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। चलो तो देखते हैं यहाँ पर ध्यान से देखो। तो हमको किसकी मोलार कंडक्टिविटी निकालना है, हमको मोलार कंडक्टिविटी निकालना है। किसकी मोलार कंडक्टिविटी निकालना है, एसिटिक एसिड की मोलार कंडक्टिविटी निकालना है। अब इसकी मोलार कंडक्टिविटी निकालने के लिए हम 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का यूज़ कर रहे हैं। वो कौन कौन से हो गए, एक हो गया हमारा HCl पहला, ठीक है। दूसरा हो गया हमारा CH3COO Na, ये सेकेंड हो गया CH3COO Na। और थर्ड अगर हम बात करें तो तीसरे वाले को हम माइनस करेंगे, जो एक्स्ट्रा वाला रहेगा ना उसको माइनस कर देना है। जो एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा में क्या था, NaCl एक्स्ट्रा है तो NaCl को माइनस कर देना है ना। तो जो 2 बने इसी फॉर्मूले से बने उनको प्लस करना है और जो एक्स्ट्रा वाला है उसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। अब देखो इनकी कंडक्टिविटी इजीली पता चल जाएगी और जो भी वैल्यूज़ रहेगी उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे और उसकी हेल्प से हमें एसिटिक एसिड की मोलार कंडक्टिविटी पता चल जाएगी। कैसे पता चल जाएगी, देखो इसको अगर मैं कोलराश लॉ के फॉर्म में तोड़ूँ तो कैसे टूटेगा, लैम्डा इनफाइनाइट H पॉजिटिव प्लस लैम्डा इनफाइनाइट CH3COO नेगेटिव, ऐसे ही टूटेगा। इसको अगर मैं तोड़ूँ तो कैसे टूटेगा, ये कैसे टूटेगा, लैम्डा इनफाइनाइट H पॉजिटिव प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl नेगेटिव, ठीक है। इसको अगर मैं तोड़ूँ तो ये कैसे टूटेगा, लैम्डा इनफाइनाइट
CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Na पॉजिटिव, ठीक है। और इसको अगर मैं ब्रेक करूँ तो ये कैसे टूटेगा, लैम्डा इनफाइनाइट Na पॉजिटिव, अब आना प्लस चाहिए लेकिन बाहर साइन का है माइनस का है, तो उधर भी साइन का हो जाएगा, उधर भी साइन हो जाएगा माइनस का, तो लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस। अब देखो ये प्लस का प्लस से, ये प्लस का तो प्लस से, माइनस वाला हो गया कैंसल, ये प्लस का माइनस का हो गया कैंसल, बचा क्या, देखो बचा ये, और इस साइड भी क्या था, इस साइड भी यही था। तो इनडायरेक्टली हमको किसकी मोलार कंडक्टिविटी पता चल गई, इनडायरेक्टली हमको जो एसिटिक एसिड है उस एसिटिक एसिड की जो मोलार कंडक्टिविटी है, जो मोलार कंडक्टिंग पावर है, वो आपको क्या चल गया है, वो आपको पता चल गया है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको इलेक्ट्रोलाइट्स का यूज़ करना है। यहाँ पर दो इलेक्ट्रोलाइट को आपने क्या किया है, दो इलेक्ट्रोलाइट को आपने सम किया है और एक इलेक्ट्रोलाइट को आपने माइनस कर दिया है। तो यहाँ पर HCl और CH3COO Na ये दोनों को हमने प्लस किया और NaCl को हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो इसकी हेल्प से हमें जो एसिटिक एसिड है यानी कि CH3COOH उसकी क्या पता चल गई है, उसकी मोलार कंडक्टिविटी आपको यहाँ पर पता चल गई। तो बहुत ही सिंपल सी बेसिक सी चीज़ थी, ठीक है, जो आपको यहाँ पर पता चली है कोलराश लॉ की हेल्प से, ठीक है। और ये पहली एप्लीकेशन थी जिसको हम कह रहे हैं मोलार कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। कोलराश की सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन यही होती है ना। इतना आपको आ गया होगा समझ में, आई थिंक। अभी इसमें आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, इसमें कोई भी दिक्कत है आप लोगों को तो बोलो, इसमें आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों को कोई भी दिक्कत होगी। चलिए अब इसके बाद आगे देख लेते हैं हम। चलो सेकेंड एप्लीकेशन हम देख लेते हैं, एप्लीकेशन नंबर 2, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कोलराश लॉ की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पता कर सकते हैं। सेकेंड एप्लीकेशन है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब डिसोसिएट होने की जो डिग्री है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट जाएगा तो डेफिनेटली सी बात है कि जाहिर सी बात है कि वो डिसोसिएट ज़रूर होगा। तो कोलराश लॉ की हेल्प से आप डिसोसिएशन की जो डिग्री होती है उसको भी आप पता कर सकते हो। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आप यहाँ पर पता कर सकते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या होगा, डेल एम इन्फिनिटी, ये आपको होता है, ये वाला जो आपका होता है, पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता देती हूँ। यह आपकी होती है मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, है ना। और ये अगर ऐसा मैं लिखूँ तो ये आपकी होती है मोलार कंडक्टिविटी एट कॉन्सेंट्रेशन C। इसका कंसंट्रेशन आपको नोन रहेगा और ये इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड होने पर मोलार कंडक्टिविटी रहेगी। तो ये दो आपकी क्या हो जाती है, दो आपकी मोलार कंडक्टिविटी हो जाती है। अब यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों अल्फ़ा से, है ना। और अगर हमें अल्फ़ा यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू पता करनी हो तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ मोलार कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन C टू द मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। एक आपको मोलार कंडक्टिविटी वो लेना है जिसका कंसंट्रेशन आपको नोन हो और उसको आपको ऊपर रख देना है, और एक आपको मोलार कंडक्टिविटी वो लेना है जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर आप डाइल्यूट कर रहे हो और उसको आपको नीचे कर देना है। दोनों का आपको रेशो निकाल लेना है। जैसे ही आप दोनों का रेशो निकाल लेते हैं तो यहाँ पर आपको क्या पता चल जाएगा, यहाँ पर आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कि जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा की जो वैल्यू है, अल्फ़ा की जो वैल्यू है उसको आपको क्या चल जाएगी, वो आपको पता चल जाएगी। तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी डेल एम C अपॉन में डेल एम इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये वाली जो आपकी पर्टिकुलर वैल्यू है ये आपको पता चल जाएगी। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो वो फॉर्मूला आपका यहाँ पे हो जाएगा डेल एम C अपॉन में डेल एम इन्फिनिटी। अगर आपको डेल एम इन्फिनिटी नहीं दिया जाता है और इसकी जगह पे केटायन और एनायन की कंडक्टिंग पावर दी जाती है तो उस केस में आपको वो वैल्यू कोलराश लॉ की हेल्प से निकालनी है। कंसिडर करिए कि आपको डेल एम C की वैल्यू नहीं दी जाती है तो इसको फिर निकालने के लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कप्पा इंटू 1000 अपॉन में m, जो मैंने पहले पढ़ाया था। तो ये जो आपको डेल एम C निकालना है वो आपको इस फॉर्मूले से निकालना है, यानी कि कप्पा इंटू 1000 अपॉन में कैपिटल M की हेल्प से। और जो डेल एम इन्फिनिटी आप निकालोगे वो हमारे कोलराश लॉ के फॉर्मूले से निकलेगा, v प्लस लैम्डा इन्फिनिटी प्लस प्लस v माइनस लैम्डा इन्फिनिटी माइनस, है ना। तो इससे ये निकलेगा। तो यहाँ पर ये इस तरीके से
ये दो फॉर्मूलेज रहेंगे, ये दोनों फॉर्मूलेज की हेल्प से आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर इजीली डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कि जो आपकी अल्फ़ा की वैल्यू है उसको आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, उसको आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी अल्फ़ा की वैल्यू आपको पता करनी है। तीसरी चीज़ जो आपको पता करनी है, तीसरी चीज़ आप पता करोगे डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये वैल्यू आपको पता करनी है। तो अब डिसोसिएशन कांस्टेंट आप कैसे पता करोगे, ध्यान से समझिएगा। डिसोसिएशन कांस्टेंट आप कैसे पता करोगे, कैसे पता करना है आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो इसके लिए आपको के, डिसोसिएशन कांस्टेंट को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा सी अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फ़ा, यह आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला रहेगा। यहाँ से जो भी आपको अल्फ़ा की वैल्यू मिलेगी उस अल्फ़ा की वैल्यू को आपको यहाँ पर पुट कर देना है, उसका स्क्वायर कर देना है और यहाँ पर 1 से आपको माइनस कर देना है। सी मतलब आपका कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, यानी कि जो भी आपको मोलैरिटी कॉन्सेंट्रेशन जो भी आपको क्वेश्चन में दी जाएगी वो पर्टिकुलर आपका सी रहेगा। तो वो जो आपकी वैल्यू है उसको आपको यहाँ पर पुट ऑन करना है और जैसे ही आप वो जो भी वैल्यू रहेगी उसको यहाँ पे पुट अप करते हो और उसको सॉल्व करते हो तो आपको किसकी वैल्यू पता चल जाएगी, आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू पता चल जाएगी, यानी कि आपको के की वैल्यू पता चल जाएगी। तो फॉर्मूला आपका बन जाएगा सी अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे और उस वैल्यू को आप यहाँ पर क्या कर दोगे, यहाँ पर लाकर पुट कर दोगे। जैसे ही आप यहाँ पर लाकर उस वैल्यू को पुट करते हो तो यहाँ पर आपकी जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है उसकी वैल्यू आपको पता चल जाएगी। ठीक है, तो आपको कितनी मेहनत करना रहेगी, अगर आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है तो उसके लिए आपको अल्फ़ा निकालना पड़ेगा, यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना पड़ेगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने के लिए आपके पास में ये वैल्यू भी होना चाहिए और आपके पास में ये वैल्यू भी होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली दे दी गई है तो बहुत अच्छी बात है, या कोई एक दे देगा, एक पूछ लेगा तो डेल एम इन्फिनिटी अगर दिया हुआ है तो वो डायरेक्टली पुट कर देना है। डेल एम सी अगर पूछ लिया है तो फिर ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और इस फॉर्मूले से आपको उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आपको बेसिकली यहाँ पे ध्यान रखना है कि किस तरीके से आपको यहाँ पर वैल्यूज़ को फॉरवर्ड करना है, वैल्यूज़ को पुट करना है, ये चीज़ें आपको देखना पड़ेंगी। ठीक है, आ रहा है समझ में, है ना। तो ये इस तरीके से इसके बेसिस पे आप निकालोगे। अल्फ़ा की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर सकते हो जैसे भी आप करना चाहो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू आपको पुट करना है। ठीक है, तो ये अल्फ़ा की जो भी वैल्यू है वो हम पुट करेंगे यहाँ से डेल एम सी और डेल एम इन्फिनिटी के फॉर्मूले से यहाँ पर पुट कर देंगे और यहाँ पर रख देंगे और इससे आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो आपकी मिल जाएगी। तो ये 3 वैल्यू आप निकाल सकते हो। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और थर्ड हो जाएगा आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, ये तीनों आपकी एप्लीकेशंस थी, किसकी, कोलराश लॉ की एप्लीकेशन थी। ठीक है, एक और होती है सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। ऊपर से आपको बता दे रही हूँ कि जो स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी निकालना आसान नहीं होता, बट विद द हेल्प ऑफ द कोलराश लॉ, क्योंकि जो भी कॉन्सेंट्रेशन होता है उसको हम मान लेते हैं वहाँ पर सॉल्युबिलिटी, और कोलराश लॉ की हेल्प से हम यहाँ पर सॉल्युबिलिटी भी निकाल सकते हैं। तो वो एक, बाकी न्यूमेरिकल जितने भी आएंगे वो आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिसोसिएशन कांस्टेंट के बेसिस पर ही आएंगे और इन्हीं के टर्म्स में आपको जितने भी आपके न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करना है। तो ये फॉर्मूलेज जो भी आपको मैंने बताए हैं वो सारे के सारे फॉर्मूलेज आपको अच्छे से क्लियर आउट होना चाहिए। ठीक है, तो ये फॉर्मूलेज आपको अच्छे से क्लियर आउट होना ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक का टॉपिक मैंने आप लोगों को करवा दिया। अब इसके बाद का जो भी है, ठीक है, इसके न्यूमेरिकल और नॉन स्टिक इक्वेशन के न्यूमेरिकल हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आपको जो भी इन टॉपिक्स के अंदर डाउट्स रहें, क्वेरीज रहें, वो बिल्कुल आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। आपको जो भी डाउट्स आते हैं, जो भी क्वेरीज आती हैं, बाकी का जो भी रहेगा वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताती हूँ। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ में बच्चों, और कोई भी डाउट और कोई भी क्वेरी हो तो उसको बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं, बाय बाय।